जैसे ही मैंने डिब्बा खोला, मैंने हजारों छोटे केकड़ों को देखा। उनके भूरे खोल लगभग पारदर्शी थे। शाओफांग ने एक मुट्ठी केकड़े उठाए और वे उसकी हथेली पर चढ़ने लगे। उनके नन्हे पंजे उसकी उंगलियों को चुटकी काट रहे थे। उसने हाथ पानी में डाला और वे तेजी से बाहर निकल गए। वे घास, पत्थरों और सुनहरी झलकियों के बीच छिप गए। मैं एक के बाद एक डिब्बा तालाब में खाली करता गया। 30,000 बच्चों को पानी में डालते ही पानी उबलने लगा। पानी गहरे सुनहरे चमक में टूट रहा था। वांग चांगहे किनारे से गंभीरता से देख रहे थे। मानचांग, इस तालाब में 30,000 बच्चे, तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। ये जुआ नहीं है, ये भरोसा है। किस पर भरोसा? अपने दादा और इस राजा केकड़े पर, और उस पर भी। मैंने शाओफांग को पानी के पास झुका हुआ देखा। उसका हाथ पानी में था, जिसे छोटे छोटे केकड़ों ने घेर रखा था। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वांग चांगहे ने मेरी नजरों का पीछा किया। ठीक है, तुम उस पर भरोसा करते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सहकारी समिति मुझ पर निर्भर करती है। यह कहकर वह चला गया और लोग बिखर गए। सिर्फ झांग मंजिंग पीछे रह गई। गाड़ी में बैठने से पहले उसने काफी देर तक तालाब को देखा, फिर दरवाजा बंद किया और उसकी जी क्लास धूल उड़ाती हुई चली गई। उस रात शाओफांग और मैंने तालाब की निगरानी की। छोटे छोटे केकड़े तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे। उनके पंजे घोंघों को तोड़ रहे थे और यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैनचांग, 30,000 में से कितने जिंदा बचेंगे? राजा केकड़े ने कहा कि केवल मजबूत ही लोहे जैसे बनेंगे, और जो जिंदा नहीं बचेंगे वे खाद, उपजाऊ पानी और घास के लिए भोजन बन जाएंगे। जो मरेंगे वे व्यर्थ नहीं मरेंगे। एक केकड़ा उसकी उंगली तक तैर आया और फिर धीरे धीरे दूर चला गया। मैनचांग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम भी उन्हीं छोटे केकड़ों जैसे हैं? 30,000 में से केवल जो जिंदा रहते हैं वही खुद को लोहे जैसा कहने के लायक हैं। हम शहर से भाग आए थे गांव वालों के लिए। हम 2 बच्चे हैं जो मरने वाले हैं, तो हम जिएंगे ताकि वे देख सकें। उसने अचानक सिर घुमा लिया। उसकी आंखों में सुनहरी पानी चमक रही थी। तुमने कहा था कि 3 साल में तुम राजा बन जाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले साल वे बाजार में आ जाएंगे। तब तुम तालाब के किनारे लाल कपड़े पहनकर खड़ी रहोगी और दूसरी ओर झांग मंजिंग को रोते हुए देखोगी। मैं 2 लाल कपड़े खरीदूंगी, एक मोटा और एक पतला, और शहर में एक घर भी खरीदूंगी जिसमें दक्षिण की ओर बालकनी हो, चाहे जो भी हो। उसने आंखें बंद कर लीं और बोलना बंद कर दिया। हवा तालाब को पार करती हुई मीठी खुशबू और गीली घास की महक ले आई। राजा केकड़ा तल से बाहर आया और किनारे पर रुक गया। उसने ऊपर देखा और हमें गौर से देखा। पहली परीक्षा पार कर ली गई। कल से निगरानी शुरू होगी। दिन में तुम, रात में मैं। रात में तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने 50 साल यूं ही जिए हैं? कीचड़ का हर इंच और हर घास मेरी नजर में है। दिन तुम्हारा है, रात मेरी। कोई भी कुछ नहीं छुएगा। वह मुड़ा और पानी में लौट गया, पीछे लहरें छोड़ता हुआ। वे लहरें दूसरी किनारे तक पहुंच गईं। शाओफांग पहले ही सो चुका था। उसका हाथ अब भी पानी में था। छोटे छोटे केकड़े उसकी उंगलियों के चारों ओर तैर रहे थे। मैंने उसका हाथ धीरे से बाहर निकाला और अपने हाथों में थाम लिया। उसकी हथेली के 6 छाले अब बंद हो चुके थे। नई गुलाबी त्वचा उग रही थी। चांदनी में वे 6 नरम सिक्कों जैसे लग रहे थे। लेकिन 7वें दिन कुछ हुआ। जब मैं तालाब की निगरानी कर रहा था, मैंने दक्षिण पूर्वी कोने में मरी हुई बच्चियां तैरती देखी। वे 1 या 2 नहीं थी, बल्कि पूरी एक परत थी भूरे खोलों की। ऊपर सफेद पेट दिख रहा था। मैं किनारे पर झुक गया। मेरे हाथ कांपने लगे। शाओफांग चारे की बाल्टी लेकर आया और स्तब्ध रह गया। बाल्टी जमीन पर गिर गई और चारा बिखर गया। मानचांग, क्या हुआ है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने किंग क्रैब को बुलाया। किंग क्रैब, दक्षिण पूर्व में बहुत सारे मर गए हैं। उसने जवाब देने में काफी समय लिया। उसकी आवाज शांत थी। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? यह सामान्य है, बिल्कुल सामान्य। इतने सारे मरने के बाद भी सामान्य? तुम मुझे बता रहे हो कि यह सामान्य है। ये 30,000 बच्चे हैं। जब मैंने तुमसे 30,000 छोड़ने को कहा था, तभी मैंने तुम्हें आगाह किया था। यह प्राकृतिक चयन है। पानी बदल गया, खनिज वाली रेत आ गई। मजबूत जीवित रहते हैं, कमजोर मर जाते हैं। कमजोर कभी कुछ नहीं बन पाते। नीचे अच्छे से देखो। मैं किनारे पर झुक गया और लगभग तट पर लेट गया। मैंने अपना सिर पानी के ऊपर निकाला। पानी हरा और साफ था। तल साफ दिखाई दे रहा था। उस कोने के नीचे हजारों जीवित छोटे केकड़े चुपचाप पड़े थे। मरे हुए से 10 गुना ज्यादा जीवित थे। वे हिल भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चुपचाप कुछ पचा रहे हों। केकड़ा राजा की आवाज फिर सुनाई दी। 1000 भी नहीं मरे हैं। 20,000 से ज्यादा जीवित केकड़े खनिज वाली रेत को सोख रहे हैं। 3 दिनों में वे अपनी दूसरी खोल बदलेंगे। उस खोल के बाद उनका कवच स्टील जैसा नीला हो जाएगा। तब वे सच में लोहे के कवच वाले असली केकड़े होंगे। तो ठीक है, अगर इतने ज्यादा नहीं है तो ठीक है। शाओफांग अब भी कांपते हुए बाल्टी पकड़े हुए था। शाओफांग, डर मत। वो कहता है कि यह सामान्य है। मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे उन पर दया आ रही है। हर एक ने वे घोंघे खाए जो मैंने साफ किए थे। उन्होंने मेरे हाथों से खाया और बड़े होने से पहले ही मर गए। यही मुझे दुख देता है। इसके बाद उसने बाल्टी उठाई और उन्हें खाना खिलाना जारी रखा। जैसे ही चारा गिरा, जो जीवित थे वे अचानक ऊपर आ गए। वे खाना पाने के लिए पानी को हिलाते हुए आपस में लड़ रहे थे। वह किनारे पर खड़ा रहा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह रोया नहीं। उस शाम मेरी भाभी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तालाब के पास से गुजरी। हमें मरी हुई बच्चियां निकालते देख वह रुक गई और देखने लगी। अरे, क्या तुम्हारे केकड़े अब मरने लगे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, उस मरी हुई झील से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। 30,000? अगर 300 भी बच जाएं तो शुक्र मनाना। और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। सोंगपिंग, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। तुम्हारे पति के पास कितने केकड़े बचे हैं? क्या कहा? जब तुम्हारा पति आधी रात को हमारे तालाब में हर्बिसाइड डालने आया था, क्या वो भी चिंता थी? और अब तुम यहाँ हंसने आई हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ जितने मरे हैं उससे कम तुम्हारे यहाँ जिंदा है। सोंगपिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने रफ्तार बढ़ाई और वहाँ से निकल गई। शाओफांग फिर से झुक गई और मरी हुई बच्चों को निकालने लगी। मानचांग, क्या मैं बहुत ज्यादा रुकी हो गई थी?
नहीं, तुम बिल्कुल सही थी। उसने होंठ हिलाए लेकिन मुस्कुराई नहीं, हालांकि अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं। 3 दिन बाद दूसरी बार केंचुली बदलना शुरू हुआ। ये पहली बार से भी ज्यादा भयानक था। सारे छोटे केकड़े एक साथ केंचुली बदलने लगे, जैसे उन्होंने पहले से तय कर रखा हो। पानी पुराने खुले खोलों से भर गया। नया खोल अब ग्रे नहीं था, बल्कि स्टील नीला था, ठीक वही रंग जो केकड़ा राजा ने बताया था। सूरज की रोशनी में खोल में एक मध्यम चमक थी। वह चमकता नहीं था, लेकिन पत्थर जितना कठोर लगता था। पंजे भी जंग के लाल रंग में रंग गए थे। शाओफांग झुकी और एक केकड़े को सावधानी से बाहर निकाला। उसने उसे बिना पलक झपकाए अपनी हथेली पर थामे रखा। देखो, इसका रंग सच में बदल गया है। ये एक लोहे का केकड़ा है। उसने उसे धीरे से वापस पानी में छोड़ दिया। बढ़ो, जल्दी बढ़ो। उस रात जो मिंग्युआन प्रांतीय राजधानी से आया। वह अपनी पुरानी कार में आया था, जिसकी डिक्की उपकरणों से भरी हुई थी। लाओ चांग, ये पानी तो पिछले महीने से भी ज्यादा अद्भुत है। मैंने अभी अभी इसकी जांच की है। इसमें एक सामान्य तालाब की तुलना में 2 गुना ऑक्सीजन है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? कि केकड़े अच्छी तरह से जी रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये केकड़े बाजार में 2 गुनी कीमत के बिकेंगे। उसने एक बच्चा केकड़ा निकाला और बार बार उसे जांचा। इसका खोल 1.5 गुना मोटा है और पंजों में मांसपेशियों की घनता ज्यादा है। लाओ चांग, अगर यह नस्ल स्थिर हो जाती है तो तुम लोग भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन कर सकते हो। ये भौगोलिक संकेत क्या होता है? इसका मतलब है सबको बताना कि यह केकड़ा सिर्फ इसी पानी में पैदा होता है, कहीं और इसका ऐसा स्वाद नहीं होगा। उसने बच्चे केकड़े को वापस पानी में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ लिए। तुम्हारे दादा का नाम झांग छिंगशान था, तो इसका नाम छिंगशान आयरन केकड़ा होगा। मैं स्तब्ध रह गया। शाओफांग रसोई से बाहर आई। ये नाम अच्छा है। दादा का नाम, दादा का केकड़ा। धन्यवाद प्रोफेसर जो, आप इतनी दूर से आए हैं और हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। ये कमल की चाय मैंने खुद सुखाई है, इसे चखिए। धन्यवाद भाभी। मुझे मिंग्युआन कहो। जब लाओ चांग पढ़ाई करता था, हम एक ही कमरे में रहते थे। वह ऊपर सोता था और मैं नीचे। वह हर रात दांत पीसता था। उसकी वजह से मेरी जान निकल जाती थी। जो मिंग्युआन हंस पड़ा और मैं भी हंस पड़ा। तालाब के किनारे आखिरकार एक शांत पल आया, लेकिन वह बहुत कम समय के लिए था। उस रात केकड़ा राजा की आवाज मेरे सिर में गूंज उठी। वह आवाज बहुत ही तात्कालिक और तीखी थी, बिल्कुल पहले जैसी नहीं। कोई ठीक तालाब के बीचों बीच पानी में उतर गया है।